तो कहानी की शुरुआत अगर आप देखोगे तो 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक साहब, जो जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं, जो लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने का एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, वो दिल्ली आते हैं। नीट यूजी के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वो अनशन पर बैठ जाते हैं। अनशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उनके स्वास्थ्य की दशा गिरती जाती है। इसी समय एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति सैनी नाम का जो है, शायद रविंदर या कोई सैनी है, नाम भूल रहा हूं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल करते हैं। क्या करते हैं? पीआईएल करते हैं। और पीआईएल करने के बाद वो इस बात की डिमांड करते हैं कि सोनम वांगचुक, जिनको जेल में जो है रखा गया है, जो अनशन पर बैठे हैं, अगर सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो ये क्या हो जाएंगे, इनका डेथ हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने पीआईएल किया और पीआईएल करके दिल्ली हाई कोर्ट से इस बात की अपील की कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करिए और सरकार को इस बात का निर्देश दीजिए कि वो प्रॉपर इनका मेडिकल चेकअप करें और अगर जरूरी हो तो इनको फोर्स फीडिंग कराई जाए। ध्यान देना, कौन सी फीडिंग? फोर्स फीडिंग कराई जाए। अब यहां पर जब ये पीआईएल गया तो ये पीआईएल ये लेके नहीं गए हैं, एक दूसरा व्यक्ति गया है। तो यहां पर मैंने आपको बताया है एक लोकस स्टैंडी का सिद्धांत होता है। लोकस स्टैंडी के सिद्धांत का मतलब यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी डिमांड कर सकता है। उसी अधिकार के अंतर्गत एक थर्ड पर्सन पीआईएल किया, दिल्ली हाईकोर्ट में हस्तक्षेप किया। दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि इनकी प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता रहे और अगर जरूरी हो तो फोर्सेबल जो है इनको फीडिंग कराई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे और जो अन्य जज थे, उनकी अध्यक्षता वाली 2 जजों की खंडपीठ ने यह डिसीजन दे दिया, दिल्ली प्रशासन को यह किया कि आप यहां पर प्रॉपर मेडिकल चेकअप टीम भेजिए और अगर जरूरत हो तो इनको फोर्सेबल फीड कराइए। अब जब दिल्ली के हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया या यह वर्डिक्ट दे दिया कि आप प्रॉपर चेक करिए, तो दिल्ली प्रशासन के ऊपर दबाव आ गया। दिल्ली प्रशासन की टीम, जो डॉक्टरों की टीम थी, वो चेकअप करने लगी और चेकअप करने के बाद उसने ये पाया कि इनका पोटेशियम का स्तर, पोटेशियम और सोडियम, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम और सोडियम का स्तर जो होना चाहिए वो काफी नीचे आ गया है और अब अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो स्थिति हाथ से बाहर निकल सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी किए हुए, बिना एफआईआर किए हुए, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर इनको क्या करती है, इनके अनशन स्थल से उठा लेती है और अनशन स्थल से उठाकर इनको ले जाकर सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। कहां पर? सफदरगंज हॉस्पिटल में इनको एडमिट करा देती है। जब ये जनाब सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर इनसे पूछते हैं कि क्या हम आपको फोर्स फीडिंग कराएं, तो इन्होंने मना कर दिया। जब इनको मना कर दिया गया तो डॉक्टरों ने इनको वहां पे फोर्स फीडिंग नहीं कराया, अर्थात अगर आप सैद्धांतिक तौर पर देखें तो इनका अनशन अभी भी टूटा नहीं है, ये हॉस्पिटल में अभी भी अनशन पर हैं। डॉक्टरों ने जबरदस्ती इनकी फोर्स फीडिंग नहीं कराई है, केवल वो ड्रिप चढ़ाया है जिस ड्रिप की वजह से मतलब इनके स्वास्थ्य पर कोई बहुत प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो क्या इनका फोर्स फीडिंग हुआ? नहीं हुआ, ये डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है, कोर्ट में ये बात कही गई है। तो क्या इनका अनशन अभी भी चल रहा है? हां, ये अभी भी अनशन पर हैं। जब इनको सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया तो इनकी पत्नी ने एक जो है, पुनः इनकी पत्नी यानी जो इनकी वाइफ है, वो वाइफ क्या करती हैं, वाइफ इनकी दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में जाती हैं। कहां पर? दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में जाती हैं और उसके सिंगल बेंच के पास जाती हैं और दिल्ली हाईकोर्ट से इस बात की अपील करती हैं कि हमें क्या किया जाए, हमें इनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की इजाजत दी जाए। हम ये चाहते हैं कि ये सफदरगंज हॉस्पिटल में न रहें, सफदरगंज हॉस्पिटल से निकालकर इनको मेदांता में ले जाया जाए। पहली डिमांड थी। दूसरी बात यहां पर यह कहा गया कि जब तक जो है आप इनको कैसे गिरफ्तार कर लिए, उठा कैसे लिए? आपने कोई वारंट जारी नहीं किया, बिना वारंट का आपने इनको कैसे वहां से उठा लिया? यह इनके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अब जब आप अनुच्छेद 21 को पढ़ोगे तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कामन काज का केस आपने पढ़ा होगा या अरुणा शानबाग का केस आपने पढ़ा होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए यह बात स्थापित की थी कि किसी भी व्यक्ति के उसके शरीर पर जो उसकी बॉडी है उसके ऊपर उसकी स्वायत्तता है, वो उसको कैसे डील करिए उसका अधिकार है। तो जो इनके वकील थे, इनकी वाइफ के मतलब सोनम वांगचुक साहब के, उन्होंने कहा कि आपने अनुच्छेद 21 का वायलेशन किया है, आप इनको फोर्स फीडिंग कैसे करा सकते हैं? इनकी स्वायत्तता है अपनी बॉडी पर, शरीर पर, ये जब चाहेंगे खाएंगे, जब चाहेंगे तब पिएंगे। तो आपने फोर्स फीडिंग अगर की है तो अनुच्छेद 21 का वायलेशन किया है और फोर्स फीडिंग करके अगर आपने इनका अनशन तुड़वाया है तो अनशन करने का अधिकार आपका कहां पर है? अनुच्छेद 19 में है, विरोध प्रदर्शन का। आपने इनके अनुच्छेद 21 और 19 का वायलेशन किया है। अब यहां पर बारी किसकी थी? दिल्ली हाईकोर्ट की थी। इन्होंने अपना पक्ष रख दिया और अपने पक्ष में अनुच्छेद भी दे दिए 21 और 19। जब दिल्ली पुलिस की तरफ से या दिल्ली प्रशासन की तरफ से जो कोर्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए तो उन्होंने यह कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। तो कोर्ट ने पूछा कि आपने क्यों उठा लिया?
तो इन्होंने कहा कि मिलाड, आपके 2 जजों की खंडपीठ ने, इसी दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह कहा था कि अगर इनकी स्थिति गड़बड़ हो तो इनको फोर्सेबल फीडिंग कराई जाए। तो हम तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे थे। इनकी स्थिति दयनीय हुई और दयनीय स्थिति होने के बाद हमने इनको अनशन स्थल से उठाया और ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। इसके अलावा हमने इनके साथ कुछ नहीं किया है। तो हमने जो किया है वह दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए किया है। फिर यहां पर इन्हीं के पक्ष में अनुच्छेद 21 में यह आता है कि आपने यह पढ़ा होगा कि आप अपने मौलिक अधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकते हैं। और एक इसमें सिद्धांत आता है अनुच्छेद 21 में, नोट कर लीजिएगा इसे, पेरेंटियल का मतलब जो है कि देखभाल का सिद्धांत आता है। और अनुच्छेद 21 स्टेट के ऊपर एक पॉजिटिव लाइबिलिटी फिक्स करती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करता है, उसकी अनदेखी करता है, तो राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वो उसकी देखभाल सुनिश्चित करे। तो उसी पेरेंटियल केयर टेकिंग के सिद्धांत के अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर इनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आप इनको उठा लीजिएगा और जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाइएगा। तो हमने उसके सिद्धांतों के अधीन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो पेरेंटियल डिस्कोर्स है उसके तहत इनको उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर दूसरा तर्क देते हुए सरकार की तरफ से दूसरा पक्ष यह रखा गया कि आपने अनुच्छेद 21 की बात की। अनुच्छेद 21 में राइट टू डेथ नहीं है, यानी इसमें आपको मरने का अधिकार नहीं है, और यह बिल्कुल मरने के कगार पर थे। तो जब अनुच्छेद 21 आपको जीवन का अधिकार देता है और जीवन के अधिकार में आपको मरने का अधिकार नहीं देता है, तो आप कैसे मर सकते हैं? और इनका स्वास्थ्य की हालत ऐसी थी कि अगर इनको सही समय पर हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जाता तो फिर क्या हो सकता था, ये मर सकते थे। तो इनको अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। जो इथुनेसिया की बात होती है वो पैसिव इथुनेसिया है। अगर ये अनशन पे बैठ जाते तो एक्टिव इथुनेसिया होती, वो भी हमारा कर्तव्य था कि हम इनको मरने न दें, इसलिए हमने इनको क्या किया, वहां से उठाया। अब यहां पर फिर जो है, जो इनके वकील थे वांगचुक साहब के, उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने जो मेडिकल रिपोर्ट इनकी दिखाई है वांगचुक साहब की, उस मेडिकल रिपोर्ट में इन लोगों ने गलत दिखाया है। और मामला कहां पर आके टिका, पोटेशियम के लेवल पर टिका। दरअसल जो इनकी डॉक्टरों की टीम थी, वो डॉक्टरों की टीम कर रही थी, सरकारी डॉक्टरों की टीम ने कहा कि इनका पोटेशियम का लेवल 2 कुछ पे आ गया है। जब इनके परिजनों ने उसका सैंपल लिया और प्राइवेट में चेक कराया तो इनके पोटेशियम का लेवल 3% से ऊपर था। तो इनके वकीलों ने आरोप लगाया कि आपने जानबूझकर रिपोर्ट को क्या किया, मैलाफाइड बनाया, और रिपोर्ट में इनके पोटेशियम के लेवल को कम दिखाया और उसके आधार पर आपने उठा लिया, जो कि आप चाहते थे कि इनका आंदोलन कमजोर हो। तब उस पर जो है यह कहा गया उनकी तरफ से कि भाई हमने रिपोर्ट तैयार नहीं की है, हमने एम्स के द्वारा रिपोर्ट तैयार की है, सफदरगंज हॉस्पिटल के द्वारा तैयार की गई है और ये रेपुटेटेड हॉस्पिटल है। और अगर यह स्थिति आई ही नहीं होती, आप खुद अगर डॉक्टर के पास चले गए होते जब आपकी स्थिति खराब हो रही थी, तो हम आपको उठाए ही नहीं होते। तो इसलिए आप इसमें हमारा दोष दे रहे हैं, यह हमारा दोष नहीं है, यह गलती आपकी है कि आपने जो है सही समय पर निर्णय नहीं लिया। और सही समय पर निर्णय लेकर अगर आप स्वतः हॉस्पिटल चले जाते तो हमको ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब यह बात निकल के आई तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने सोनम वांगचुक की पार्टी को, अर्थात उनके वकील साहब जो कपिल सिब्बल थे, उनके सुपुत्र थे, उनको इंटरिम रिलीफ देने से इंकार कर दिया। उन्होंने यह कहा कि जो हॉस्पिटल बदलने की आप बात कर रहे हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल है और यहां पर इनकी उचित देखभाल हो रही है और यहां पर जो भी चीजें हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ हुई हैं, कोई भी गलत चीज नहीं है। इसलिए हम आपको यहां पर कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दे सकते हैं, अर्थात अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। आगे आप आइएगा, आगे की सुनवाई पर हम आपको आगे की बातें बताएंगे। तो यह पूरे आपकी कोर्ट की कार्रवाई थी और इसी आधार पर सोनम वांगचुक साहब को कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। कल शाम के समय उनकी पत्नी धरना स्थल पर आई जहां पर आंदोलन चल रहा है और उसमें उन्होंने यह कहा कि सोनम वांगचुक साहब अपना अनशन तोड़ सकते हैं, बशर्ते कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता पहुंचे और उन्हें इस बात का एश्योर करे कि जो मानसून सत्र चल रहा है, इस मानसून सत्र के दौरान जो उनकी डिमांड थी उस डिमांड पर कोई निर्णायक कार्रवाई होगी, यह बात उनका कहना था। वहीं दूसरी तरफ आज झांकरोप जनता पार्टी के जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं वो आपका संसद का मार्च करने वाले हैं। तो पूरा प्रकरण आपके सामने ये था। इस प्रकरण में आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन से आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। क्या सरकार ने जानबूझकर मेडिकल रिपोर्ट को खराब करने का प्रयास किया ताकि इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके? क्या यह आंदोलन कमजोर हो गया है? क्योंकि जब से इनको अनशन स्थल से उठाया गया है तब से वहां पर आम जनता की भागीदारी पहले से और ज्यादा देखी जा रही है। तो कमेंट में आपको बताना है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा।